हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हमने ये रूल्स की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, दिस इज वेरी वेरी फ्रूटफुल। सभी को ये सारे के सारे रूल्स अच्छे से गो थ्रू करने हैं बच्चे, क्योंकि देखिए अभी सभी को आइडिया है ना, सीजीएल है, सीएचएसएल है, हमारे मतलब सीपीओ है, इनके मेंस के एग्जाम्स अभी होने वाले हैं ना, फ्री तो सभी के हो गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एमटीएस का पेपर हमारा भी जल्दी होने वाला है ना, 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो अब टाइम तो बहुत कम रह गया ना, बहुत ज्यादा टाइम रहा नहीं है। और देखो सीजीएल का तो पेपर 18 और 19 तारीख को, ये जनवरी को भी होने वाला है थोड़े टाइम में। तो ये वो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको ना सिर्फ आपको लास्ट मोमेंट पे ना मगअप करना है। जल्दी जल्दी से इन वीडियो को 2 की स्पीड पे करके देखना, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, ट्रस्ट में। क्योंकि पूरे ग्रामर को ना हमने कंसाइज कर दिया और कुछ रूल्स के अंदर बांध दिया। ये वो रूल्स है जो ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो आपने एक बार पूरा ग्रामर कर लिया, तो पेपर से पहले आप इन रूल्स को जरूर गो थ्रू करना, आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी। और एमटीएस तो इन रूल से बाद ना एमटीएस का पेपर जाएगा ही नहीं, गारंटी है मेरी, ठीक है ना। चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, लेट्स स्टार्ट द क्लास, है ना। देखिए अब हमारा रूल नंबर ये कौन सा है, 11, देख पा रहे हैं। फिर रूल नंबर 11 क्यों भाई? रूल नंबर 11 इसलिए कि उससे पहले हमने 10 रूल की क्लास ले ली है ना, 2 क्लासेस हमारी हो गई हैं 10 रूल तक। एक क्लास के अंदर हम 5 रूल्स को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें सीक्वेंस क्या रहता है, उस रूल की डेफिनेशन रहती है, ठीक है, उस रूल के कुछ एग्जांपल्स रहते हैं, फिर एमसीक्यूज रहते हैं कि उस रूल पर, पर्टिकुलर रूल पर कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, एसएससी के सीजीएल में, सीपीओ में, स्टेनो में, या फिर आपका जीडी हो, एमटीएस हो, ऐसा ये पूरा प्रोसेस रहता है, ठीक है। रूल नंबर 11, तो अगर इससे पहले अगर आपने 10 रूल्स नहीं किया, अब वो भी कर लीजिए, क्योंकि सारे ही रूल्स इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट रूल्स की सीरीज है, ठीक है। तो इसको करते हैं। देखिए रूल नंबर 11 क्या बोल रहा है, पोजीशन ऑफ, किसकी पोजीशन, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर की। ऑर्डिनल नंबर से क्या समझते हो, जैसे हम क्लास में, स्कूल टाइम अपना याद करो, स्कूल टाइम में जैसे कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था, तो मैम क्या करती थी, बोलती थी ऑर्डर से खड़े हो, है ना। ऑर्डर मतलब जो फर्स्ट वाला था वो बीच में खड़ा होता था, सेकंड और थर्ड वाले साइड में खड़े होते थे, ऑर्डर से खड़ा होना। ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं। और कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 1 2 3, ऐसे 1 2 3 कर दो, वंस कर दो, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 1 2 3, ये हमारे सब क्या होता है, कार्डिनल नंबर, है ना। तो इसमें रूल क्या बोलता है कि पहले ऑर्डिनल नंबर आता है, फिर कार्डिनल नंबर आता है, ठीक है, याद रहेगा। तो पहले आपका फर्स्ट सेकंड है ना, फर्स्ट, तो फर्स्ट आपके ऑर्डिनल नंबर आएंगे, फर्स्ट लास्ट ये सब आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है, लास्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये ऑर्डिनल। तो पहले ऑर्डिनल नंबर आता है, फिर कार्डिनल नंबर आता है। रूल ये बोलता है, पेपर में उल्टा आता है, पहले कार्डिनल नंबर दे देते हैं, फिर ऑर्डिनल दे देते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल्स है। द जज एग्जामिन्ड, जज हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट था, ठीक है, और उसकी वर्ब थी, जितने सब्जेक्ट होते उतनी वर्ब होती है, तो ये हमारी वर्ब थी। क्या एग्जामिन किया, ये वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है ना। द जज एग्जामिन्ड वर्ब द 6 फर्स्ट विटनेस, तो 6 हमारा देखो, ये हमारा कार्डिनल नंबर है और ये हमारा क्या है, ऑर्डिनल नंबर। तो पहले ऑर्डिनल आएगा, द फर्स्ट 6 विटनेसेस, ठीक है, विद हमारा प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस, तो पूरा का पूरा कट जाएगा। सब्जेक्ट को उसकी वर्ब मिल गई, और वर्ब कैसी थी, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। यहाँ पे ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर का ये आपका क्वेश्चन था, तो पहले ऑर्डिनल नंबर आता है, फिर कार्डिनल नंबर आता है, बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सो वी हैव एरर इन पार्ट बी। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ओनली द 3 लास्ट चैप्टर्स, है ना। तो लास्ट, फर्स्ट, सेकंड हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, तो क्या करेंगे, लास्ट पहले आ जाएगा और 3 बाद में चला जाएगा। तो ओनली द 3 लास्ट चैप्टर्स आर इंक्लूड किए गए हैं, ये हमारी वर्ब है, ठीक है। चैप्टर्स क्या है, नॉन डूअर है, नॉन डूअर है तो पैसिव आएगा, पैसिव आइए, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव बनाती है ना, ये नॉन डूअर है, हमारा सब्जेक्ट है जो कैसा है, नॉन डूअर। इन प्रेपोजिशन हो गई, प्रेपोजिशन का ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव केस है क्या नहीं। तुम्हारा सब्जेक्ट था सब्जेक्टिव वर्ब, तो यहाँ पे एरर होगा ए पार्ट में। हम बाकी भी चीजें साथ साथ में लर्न करते हैं ना, तो हेल्प होती है। नेक्स्ट अभी देखिए, हमने पहले कुछ एग्जांपल किए कि ऑर्डिनल नंबर आएगा, फिर कार्डिनल। अब इस पे ना एमसीक्यूज देखिए, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल का है बच्चे 24 का, तो मैनेजर, ठीक है, मैनेजर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रिव्यूड उसकी वर्ब हो गई, क्या रिव्यू किया था, द 6 फर्स्ट रिपोर्ट्स बिफोर द मीटिंग। अभी देखो फर्स्ट पहले आएगा ना ऑर्डिनल नंबर, बाद में आएगा 6, द फर्स्ट 6 रिपोर्ट्स। और वैसे भी देखो नंबर जो होता है ना, 7 बॉयज, यही तो लिखेंगे ना, 8 बॉयज, है कि नहीं, ये थोड़ी ना लिखेंगे 6 फर्स्ट बॉयज। देखो खुद से देखो ना, ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बॉयज है, इससे पहले हमारा डिटर्मिनर आएगा ना, डिटर्मिनर कौन था, 6,
है कि नहीं? तो 6 बॉयज होगा ना, 6 बॉयज, कितने बॉयज थे? 6, और वो क्रम में कैसे थे? फर्स्ट 6 बॉयज, है कि नहीं? वैसे भी समझ लो, तो एरर होगा ए पार्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये एसएससी एमटीएस का बच्चे 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी रूल पर देखिए, ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर पे ओनली द 5 लास्ट, बच्चे लास्ट तो पहले आएगा, द लास्ट। वैसे भी देखो हमने रूल पढ़ा था, द लास्ट, लास्ट के साथ में द लगता है ना, द लास्ट है, द फर्स्ट है, फर्स्ट के साथ में लगेगा, द सेकंड है, ऑर्डिनल नंबर के साथ में द लगेगा ना, द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट। द आर्टिकल कहाँ कहाँ लगता है? नेक्स्ट के साथ में, द लिटिल, द लिटिल, द फ्यू, द सेम, सेम के साथ में लिखा है दिस इज द सेम बॉय, है ना, दिस इज द सेम बॉय, सेम है, ओनली के साथ में द लगेगा, नन के साथ में द लगेगा, है कि नहीं? तो इन चीजों को आप लर्न कर लीजिए। सुपरलेटिव डिग्री है तो ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द आर्टिकल लगेगा। तो हमने द आर्टिकल भी सीखा कहाँ कहाँ, ना, द फॉर्मर, फॉर्मर के साथ भी द लगता है, द फॉर्मर, द लेटर, द फॉर्मर, इन सब के साथ में भी आर्टिकल द लगता है ना, द लास्ट है, द नेक्स्ट है, द फर्स्ट है, ठीक है, सारी चीजें लर्न कर लेना, फर्स्ट है, नेक्स्ट है, यहाँ पे लास्ट कर लो, लास्ट है, इसके आगे भी द लगेगा, ये चीजें ध्यान कर लेना। तो आर्टिकल का भी हमने एरर किया इसके अंदर, एरर तो नहीं था लेकिन फिर भी, है ना। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो हमारा एरर निकलेगा वो कर लोगे ना, ए पार्ट में है, ए पार्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, अच्छा ये तो रिपीट हो गई स्लाइड, सॉरी, ठीक है, स्लाइड रिपीट हो गई, इसको एक बार इग्नोर करना। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 2, हमने रूल नंबर जो पहला किया था ना, मतलब 11वां नंबर रूल था या फर्स्ट नंबर रूल मान लो, तो 11 नंबर रूल में हमने किया ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर का ऑर्डर, ठीक है ना, पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा फिर कार्डिनल नंबर आएगा। तो अब देखें रूल नंबर 12 किस पे है, देखो सम और एनी पे। आप सबसे पहले ये देखना कि सम और एनी आते कहाँ कहाँ पे है। सम आता है किसी पॉजिटिव चीज में, ठीक है, और एनी आता है नेगेटिव वर्ड्स के साथ में। सम का मतलब कुछ है ना, आई हैव सम बुक्स, तो कुछ तो है ना, तो पॉजिटिव चीज में ना, पॉजिटिव सेंटेंस में सम आता है, ठीक है। और एनी आता है जब आपके पास में कोई नेगेटिव वर्ड हो या फिर आप कोई डाउट में हो, यार इज देयर समवन इनसाइड, क्वेश्चन गलत है, इज देयर एनीवन इनसाइड, पर आपको डाउट है, जब आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो भी एनी आता है, ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड्स के साथ में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी लगता है, और सम पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगता है, सम का मतलब होता है कुछ कुछ। तो देखिए अब नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, नॉट तो होता ही है, हार्डली, बियरली, स्कैर्सली, रेयरली, ठीक है, स्कार्सली, नो सूनर, ये सब के सब हमारे क्या, नॉट ओनली, ये सब के सब हमारे क्या, फ्यू, फ्यू का मतलब भी कुछ, मतलब नेगेटिव वर्ड ही है, ठीक है, लिटिल, ये सब क्या हमारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। इनके साथ में क्या लगेगा, एनी, याद कर लोगे, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, रेयरली, लिटिल, फ्यू, नॉट ओनली, नीदर, नॉट, ठीक है ना, ये सारे के सारे, नो, ये सब के सब आप देख लेना, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स हैं तो इनके साथ में क्या आएगा, एनी आएगा, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। अभी देखिए सम मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, एनी नेगेटिव में डाउट हो, इज देयर एनीवन इनसाइड द रूम, ठीक है, डाउट होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम एनी का यूज करते हैं। अब देखिए एग्जांपल कैसे, द चेयरमैन रिफ्यूज, चेयरमैन ने रिफ्यूज कर दिया, सब्जेक्ट है, रिफ्यूज की वर्ब है क्या, टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मना कर दिया, एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलेस सम क्लैरिटी वाज प्रोवाइडेड ऑन द इशू। देखें इस पूरे सेंटेंस को ब्रेक करेंगे एक बार, चेयरमैन रिफ्यूज, चेयरमैन ने रिफ्यूज कर दिया क्या, एक्सेप्ट करने के लिए, टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करने के लिए, एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिफ्यूज का मतलब क्या, तो मना करना, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड के साथ में क्या आता है, एनी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे होता द चेयरमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सेंटेंस गलत होता, क्योंकि चेयरमैन ने तो मना ही कर दिया ना, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड के साथ में क्या आएगा, एनी, द चेयरमैन रिफ्यूज्ड टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सम तो पॉजिटिव वर्ड है, और हमें यहाँ पे कैसे चाहिए, रिफ्यूज, किसी को डिनाई करना, रिफ्यूज करना, ये भी तो नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड में एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सही है बिल्कुल। अनलेस, जब तक सम क्लैरिटी वाज प्रोवाइडेड, ये हमारा क्या है, पैसिव है, जब तक कोई क्लैरिटी प्रोवाइड ना की जाए, ऑन द, ऑन हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस, ऑन द इशू, ठीक है ना, जब तक कि कोई भी हमें क्लैरिटी प्रोवाइड ना की जाए, तो मतलब वो ये चाह रहा है कि कोई क्लैरिटी आए, ठीक है ना, कुछ तो क्लैरिटी चाहिएगी ना, तभी तो वो कह रहे हैं कि हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, पहले हमें कोई क्लैरिटी मिलनी चाहिए, क्लैरिटी कुछ तो मिलेगी ना, कुछ मतलब सम, समझ पा रहे हो, तो सम यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ये मत कर देना कि अनलेस आए तो यहाँ पे एनी कर दो,
फिर तो ये मीनिंग होगा कि चेयरमैन ने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वो कह रहा है हमारे पास में तो कोई भी क्लैरिटी नहीं है जो मैं प्रोवाइड की गई है इस इशू पे। कह रहे जब तक हमें इस इशू पे कोई क्लैरिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी ना, हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। तो कुछ क्लैरिटी तो प्रोवाइड की जाएगी ना, कुछ तो क्लैरिटी होगी तभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो कुछ क्लैरिटी, कुछ चाहिए उन्हें, सम, ठीक है। ये पॉजिटिव आएगा और ये आपका क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव आएगा तो एनी, और ये पॉजिटिव है, कुछ तो क्लैरिटी चाहिए उन्हें, तो पॉजिटिव वर्ड है तो क्या लगाएंगे, सम। तो इट मीन्स बात यह है कि इस पूरे सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं था। सो वी हैव ऑप्शन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सम क्लैरिटी, ठीक है। ए पार्ट में एरर मार्क करेंगे। हार्डली, हार्डली सम कैंडिडेट्स, तो हार्डली तो नेगेटिव वर्ड है, तो हार्डली के साथ में क्या आएगा, एनी। हार्डली ना के बराबर कोई कैंडिडेट्स इन प्रेपोजिशन इन द हॉल, हॉल में थे, हैड एनी आइडिया, मतलब उन्हें कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। ना के बराबर उनको आइडिया था, हैड एनी आइडिया अबाउट द, किस चीज के बारे में, अबाउट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव है द न्यू सिलेबस चेंजेस, ठीक है ना। हार्डली एनी स्टूडेंट इन द हॉल हैड एनी आइडिया अबाउट द न्यू सिलेबस चेंजेस, ठीक है ना। भाई उनको जो था, हार्डली, हार्डली एनी कैंडिडेट्स, ठीक है। हार्डली नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव वर्ड लगाएंगे एनी। नेगेटिव वर्ड के साथ में सम नहीं आ सकता, सम का मतलब तो कुछ होता है, ना के बराबर कुछ स्टूडेंट में, कुछ स्टूडेंट ना के बराबर कोई भी स्टूडेंट वहां पे नहीं था हॉल के अंदर जिसको आइडिया हो न्यू सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे, वहां पे एनी सही है, ठीक है ना। इन द हॉल हैड एनी, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट था ही नहीं जिसको कोई आइडिया हो, मतलब ना ही कोई स्टूडेंट था और ना ही कोई आइडिया था, तो दोनों ही नेगेटिव वर्ड आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो वी हैव एरर इन पार्ट डी, एनी एनी। अब देखिए ये जो सम और एनी है ना, इस पे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हो ये देखते हैं। देखो एसएससी सीपीओ का 2024 का एक क्वेश्चन आपका, द ऑफिसर डिड नॉट गिव, है ना, डिड नॉट है, नॉट है तो एनी आएगा, डिड नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द डिले, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, तो बी पार्ट यहाँ पे मार्क होगा। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, शी सब्जेक्ट है, वर्ब है, टोल्ड तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, दैट हमारा कंजंक्शन है, क्या कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट नंबर 2, ये हमारी वर्ब नंबर 2। शी टोल्ड मी दैट शी नीडेड सम एनी टाइम टू थिंक अबाउट द ऑफर, वो कह रहे से कुछ टाइम चाहिए, नेगेटिव वर्ड तो नहीं आया, कुछ चाहिए, कुछ का मतलब सम, शी नीडेड सम टाइम, किस चीज के लिए, टू थिंक अबाउट, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑफ, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो ए पार्ट में ना, ए पार्ट आएगा सम, कुछ समय चाहिए, कुछ चाहिए, सम। इफ यू हैव सम एनी डाउट, डाउट है तो डाउट के केस में एनी आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये तो। डाउट हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव वर्ड आ जाए, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, रेयरली, नॉट, नीदर, नॉट ओनली, फ्यू, लिटिल, ये सब हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है ना। डिनाई करना किसी को, ठीक है, ये सारे डिक्लाइन करना किसी चीज को, सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो नेगेटिव वर्ड में भी यूज एनी, एनी। यू मे आस्क द इन्विजिलेटर, ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, जब आपको कोई डाउट हो, ठीक है, यू मे आस्क, तुम पूछ सकते हो द इन्विजिलेटर, जो हॉल में इन्विजिलेटर्स होते हैं ना, आप उनसे पूछ सकते हो। तो आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन आपका कब आया, एमटीएस के 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बी पार्ट में, बी पार्ट को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव, देखिए रूल नंबर 13, अभी तक हमने 2 रूल किए। रूल नंबर जो 11 था उसमें हमने क्या किया था, तो हमने रूल नंबर 11 किया, ठीक है। रूल नंबर 12 किया, उसमें सम और एनी का था, और सम आता है पॉजिटिव चीज में, नेगेटिव वर्ड्स में एनी आता है। कोई डाउट हो, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है, तो उसमें हम एनी का यूज करते हैं। नाउ कम टू द रूल नंबर 13। 13 रूल नंबर क्या बोलता है, वेरी, ठीक है, वेरी, मोर, मोस्ट का यूज है इन एडजेक्टिव्स के साथ में नहीं किया जाता। क्या कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में ना नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनकी हम डिग्री नहीं बनाते ना, जो मतलब जो अपने आप में ही संपूर्ण होते हैं, उनके आगे मोस्ट, मोर या वेरी का यूज नहीं करते। शी इज वेरी इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। अगर मैं बोलूं ये जो पेन है ना बहुत ज्यादा काला है, ब्लैक है, तो ब्लैक ही होता है ना। ज्यादा ब्लैक क्या होता है, कोई मान लो सर्कल है, मैं बोलती हूँ ये ज्यादा सर्कल है या कम सर्कल है, सर्कल तो सर्कल होगा ना। इसका मतलब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी कोई ग्रेडिंग नहीं होती, ठीक है। अब कोई सर्कल है, कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो आप ये थोड़ी ना बोल दो कि ज्यादा ट्राइंगुलर है, कम ट्राइंगुलर है, ये ज्यादा ब्लैक है, ऐसा नहीं ना। कम ब्लैक, ज्यादा ब्लैक क्या होता है, कोई इंसान परफेक्ट है तो वो कम परफेक्ट है, ज्यादा परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट मतलब परफेक्ट ही है। कोई इंसान यूनिक है, यूनिक का मतलब यूनिक की है। कोई कलर रेड है, इट मीन्स वो रेड ही है, ज्यादा रेड या कम रेड नहीं होता कुछ भी, समझ पा रहे हैं। तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो नॉन ग्रेडेबल होते हैं, जिनके आगे हम वेरी, मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते।
लेट्स सी ऐसे कौन कौन से एडजेक्टिव है, इन्हें आपको लर्न करना है क्योंकि पेपर में ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। एसएससी में यही वर्ड्स रिपीट होता है, इनको एक बार लर्न कर लो, और जब भी ये वर्ड्स देख लो तो इनके पहले वेरी, मोर या मोस्ट का यूज किया हो तो उसको मतलब एरर मार्क कर दो, है कि नहीं। अब कोई काम इम्पॉसिबल है तो वेरी इम्पॉसिबल क्या होता है, इम्पॉसिबल और इम्पॉसिबल, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल, एटर्नल है, चीफ है, तो हमारा वेरी चीफ आइडिया नहीं होता, चीफ आइडिया मतलब चीफ ही है। आइडल, वो हमारा आइडल है या बहुत ज्यादा आइडल है, तो बहुत ज्यादा आइडल क्या होता है, सुप्रीम, कोई चीज सुप्रीम है, परफेक्ट है तो वेरी परफेक्ट नहीं होता, यूनिक के साथ में वेरी नहीं लगेगा। यूनिक आइडिया, वेरी यूनिक आइडिया क्या होता है, यूनिक मतलब यूनिक अपने आप में, एक्सीलेंट है, ठीक है, वेरी एक्सीलेंट नहीं होता, एक्सीलेंट मतलब एक्सीलेंट। फुल का मतलब पूरा फुल है, वेरी फुल क्या होगा, कोई ग्लास है ना, कोई जैसे मान लो ग्लास है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है ना, तो वेरी का मतलब वो पूरा का पूरा फुल ही है, तो वेरी फुल क्या लगाओगे, एम्प्टी है, कोई चीज खाली है, खाली है तो खाली है, वेरी मतलब नहीं लिखाएंगे। एंटायर है, डेड है, कोई इंसान डेड है, अब वो तो पूरा ही मर गया, तो मरा हो तो मरा ही होता है ना, पूरा मर गया, कम मरा, ज्यादा मरा क्या होता है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। फ्री है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, मतलब कोई शेप आ जाए, कलर आ जाए, शेप आ जाए आपकी, कोई कलर आ जाए, ठीक है, ये सब भी आपके क्या होते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं, जिनकी ग्रेडिंग नहीं होती, ठीक है ना, इनके आगे वेरी, मोर या मोस्ट का हम यूज नहीं करते, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन पे, इन सारे वर्ड्स को अच्छे से लर्न करना है, और ये चीज ध्यान रखनी है कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं, इनके पहले वेरी, मोर या मोस्ट का हम यूज नहीं करते, ठीक है। लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल, द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी क्या होगी, क्लेम्ड वर्ब, तो सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई, दैट हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद में नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, दिस इज आवर सेंटेंस सब्जेक्ट नंबर 2, ये दूसरा सब्जेक्ट था तो इसकी क्या होगी, वर्ब नंबर 2। हैज, हैव, हैड के साथ में एक्टिव वॉइस के अंदर हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं ये बोलूं आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो मैं ही काम को करने वाली डूअर हूं, तो जब एक्टिव वॉइस होता है तो हैज, हैव और हैड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेरी परफेक्ट, देखो परफेक्ट था तो कम परफेक्ट है, ज्यादा परफेक्ट नहीं होता ना, तो यहाँ पे गलत करोगे ना, अब परफेक्ट लेवल ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए पार्ट में एरर मार्क करेंगे वेरी, ठीक है। द साइंटिस्ट क्लेम्ड, साइंटिस्ट ने क्लेम किया दैट क्या, द एक्सपेरिमेंट हैड अचीव, जो एक्सपेरिमेंट ने अचीव कर लिया था अ परफेक्ट लेवल ऑफ एक्यूरेसी का। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 2, दिस मैन्यूस्क्रिप्ट, ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, सिंगुलर है, मैन्यूस्क्रिप्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वो भी कैसे है, सिंगुलर, ठीक है। अब मोर कंप्लीट, तो कंप्लीट ही होता है ना, ज्यादा कंप्लीट या कम कंप्लीट नहीं होता ना, तो यहाँ से मोर को उठाएंगे, क्या, अकाउंट ऑफ द इवेंट्स देन एनी अदर अवेलेबल, है ना, देखो देन कंजंक्शन था और देन के बाद में एनी अदर ना, एनी अदर, ऑल अदर, इस तरह से लगाते हैं, तो यहाँ पे मोर पार्ट में एरर मार्क करेंगे, पार्ट ए में एरर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव, अब देखिए जो हम कर रहे हैं ना नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, जो मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए, इनको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है ना। तो इस रूल पे ना आप देखिए एमसीक्यूज कैसे होंगे, तो हमने एग्जांपल किए थे, ये देखो एसएससी सीजीएल में 2024 का क्वेश्चन है ये, दिस रोड, रोड हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट मतलब नाउन है, सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट सिंगुलर था, रोड सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे है, सिंगुलर। दिस रोड प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करते हैं, द मोस्ट डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ही होता है ना, ज्यादा डायरेक्ट, कम डायरेक्ट या मोर डायरेक्ट थोड़ी ना होता है, तो यहाँ से टाइम है ना, द डायरेक्ट एंड द मोस्ट स्ट्रेट, स्ट्रेट से पहले मोस्ट नहीं लगेगा ना, तो स्ट्रेट तो स्ट्रेट ही होता है, कोई अब स्ट्रेट है तो ज्यादा स्ट्रेट कम स्ट्रेट क्या होता है ना, स्ट्रेट रूट टू द विलेज, तो यहाँ पे मोस्ट ही आएगा, दोनों पार्ट में मोस्ट की प्रॉब्लम थी, ए पार्ट में मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी एमटीएस का 2023 में आया हुआ सेम ये क्वेश्चन, देखो ही क्लेम्स, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी कैसे है, सिंगुलर, तो अगर हम ये लिखते ही क्लेम तो ये गलत होता ना, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी तो सिंगुलर लगानी पड़ेगी एस लगाकर, तो ही क्लेम्स क्या, टू है, टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ये तो आपने लर्न किया होगा कि जो हैज होता है, हैज हैव हमारी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, है कि नहीं, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड, ठीक है। अब जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, इसका रूट होता है वर्ब, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, जो बेस फॉर्म होती है ना वो हमेशा क्या होती है, इसलिए आपने देखा होगा जितने भी मोडाल्स होते हैं ना, ठीक है, मोडाल्स के साथ में हमेशा हैव का यूज करते हैं, क्यों, हैव हमेशा वर्ब की क्या है, बेस फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की क्या है, बेस फॉर्म। डू डज और डिड के साथ में भी ना, डू डज और डिड के साथ में भी हम क्या यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, हैज का यूज नहीं करते। अब सुनो हैज का क्यों नहीं यूज करेंगे, इसे और देखो, देखो जो हैज होता है ना ये नाउन के अकॉर्डिंग लगता है, अगर नाउन सिंगुलर तो हैज आएगा, ठीक है, अगर नाउन प्लूरल है तो क्या आ जाएगा आपका, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल
तो फिर हैव आ जाएगा। आई वी यू दे के साथ में हम हैव लगाते हैं, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में हम हैज लगाते हैं, है ना। अभी यहाँ पे देखो टू के साथ में क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है, टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, जो कि हमने लगाई हुई है, बिल्कुल सही है ना। मोडाल्स के साथ में डू डज डिड के साथ में और टू के साथ में हमेशा क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म हैव होती है, हैज नहीं होती, ध्यान रखना। जो हैज है वो तो सिंगुलर नाउन के साथ आता है, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, शी सिंगुलर था तो हैज कंप्लीटेड हर वर्क, है ना। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, इस तरह से। तो ये ध्यान रखना कि जो हैज और हैव है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन रूट वर्ब होती है ना, इन सबकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कहां से आई, रूट वर्ब से आई है। रूट वर्ब से फर्स्ट फॉर्म बनी, रूट वर्ब से सेकंड फॉर्म बनी और रूट फॉर्म से आपकी थर्ड फॉर्म बनी। तो ये रूट वर्ब है, ये वर्ब की बेस फॉर्म है, जिससे वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म्स क्या हुई है, डराइव हुई हैं। एक ऐसी रूट वर्ब जिससे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनी है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म ना किसी बेस फॉर्म से बनी होती है, ठीक है। बेस फॉर्म वो होता है जिसमें एस और एस आप नहीं लगाते, ठीक है। तो रूट वर्ब मोर ओवर बात है कि रूट वर्ब हमारी हैव होती है, हैज नहीं होती। को पूछे हैज क्यों नहीं है, हैज तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो सिंगुलर नाउन के साथ आती है। चलो एक एक्स्ट्रा चीज बताइए आपको यहाँ पे, ही क्लेम्स टू हैव अ वेरी यूनिक, यूनिक तो यूनिक ही होता है, ज्यादा यूनिक या कम यूनिक तो कुछ नहीं होता ना। तो यहाँ पे वेरी का यहाँ पे क्या था, एरर था, स्टाइल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। तो वेरी को हटाएंगे, ए पार्ट में एरर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इस रूल पे ना, अब ये और देखो एसएससी सीपीओ में आया हुआ ये 2024 में ना, इसी रूल पे देखो कैसा क्वेश्चन है ये, इसको देखो। द ऑफिसर, ऑफिसर हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेले आती है हमेशा, और जो ऑफिसर ने क्या कर दिया, डिक्लेयर्ड कर दिया। अगर ऑफिसर रोज ही डिक्लेयर करता तो ऐसा होता, ऑफिसर सिंगुलर था तो फिर क्या आता, ऑफिसर डिक्लेयर्स, डिक्लेयर्स है ना, ऑफिसर डिक्लेयर्स करता है, डिक्लेयर करता है। ये क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑफिसर ने डिक्लेयर किया। द मैटर, किसको डिक्लेयर किया, वर्ब का ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। डिक्लेयर व्हाट, व्हाट का रिप्लाई मतलब ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वेरी फाइनल, वेरी फाइनल, फाइनल तो फाइनल ही होगा ना, ज्यादा फाइनल कम फाइनल नहीं होता ना। तो वेरी, वेरी को उठाएंगे आफ्टर डिस्कशन। तो ए पार्ट में एरर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, चलिए अब आइए रूल नंबर 14 पे। ये भी बहुत अच्छा रूल है, देखना इसके ना मतलब जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, इसको अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से समझना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अगर हम सारे रूल्स को 60-70 रूल में से कंपाइल मतलब और कंसाइज कर देना तो मतलब पूरी ग्रामर के 20-25 रूल तो ऐसे निकल के आते हैं जो आते ही आते हैं एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से लर्न करना। क्या है इसको पहले समझो। इफ अ पर्सन और थिंग इज बीइंग कंपेयर्ड, किसी भी पर्सन को या थिंग को जब कंपेयर किया जाए किससे, विद द ग्रुप, ही और इट शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। अगर वो उसका पार्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं, देखो तो हम उसको पहले एक्सक्लूड करते हैं। जैसे मान लो मैं क्लास में मेरा किसी के साथ में कंपैरिजन किया जाए, मैं गर्ल हूं, गर्ल का गर्ल के साथ में कंपैरिजन होगा, तो मेरा गर्ल के साथ में कंपैरिजन करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं। तो एक्सक्लूड करने के लिए ना आप अदर का यूज करते हैं। ये देखिए जैसे मान लो मैं एक गर्ल हूं, ठीक है, इसको ब्लैक पेन ले लेते हैं तो आपको आराम से दिखेगा, गर्ल है, ठीक है, और मेरा सामने किसी गर्ल के साथ में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो सबसे पहला रूल तो ये बोलता है कि जब एक गर्ल का दूसरी गर्ल के साथ में कंपैरिजन किया जाए ना तो नो के साथ में ना अदर लगता है, या फिर एनी अदर, एनी के साथ में अदर लगता है। ये अदर क्यों लगाते हैं, ये अदर इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप एक फीमेल हो और फीमेल का फीमेल के साथ में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो पहले आप अपने आप को एक्सक्लूड करोगे, अलग करोगे, अलग करोगे तभी तो आपका कंपैरिजन होगा। आप पूरे ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, आपको अलग किया जा रहा है, तभी आपका कंपैरिजन होगा। मोर बात है कि जब दो सेम कैटेगरी के लोग हो ना, मतलब सेम जेंडर हो, ठीक है, और एक को परफेक्ट दिखाना हो, तो दो जेंडर है, सेम कैटेगरी के जेंडर है और एक को परफेक्ट दिखाना है, तो परफेक्ट दिखाने के लिए ना उस जेंडर को ना पहले एक्सक्लूड करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, नो के साथ में अदर और एनी के साथ में भी अदर। इजी है ना। अदर का मतलब होता है उसको एक्सक्लूड कर दिया, अलग कर दिया, फिर आप कंपैरिजन कर दो। जैसे देखो नो मेटल, नो मेटल इज एज प्रेशियस, एज के साथ में बीच में आ गया कोई, ठीक है ना, गोल्ड अमंग ऑल मेटल्स, है ना। कह रहा है कि नो मेटल इज एज प्रेशियस एज गोल्ड अमंग ऑल मेटल्स, तो इसको ऐसे लिख दो, नो मेटल इज एज प्रेशियस एज गोल्ड, है ना, नो अदर, नो। अब देखो मेटल की दूसरी मेटल से तुलना की जा रही है, तो हम क्या करते हैं, गोल्ड एक मेटल होता है, ठीक है ना, तो एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ में कंपैरिजन है। अब कंपैरिजन करने के लिए क्या लगाएंगे, नो के साथ में अदर, नो अदर मेटल इज एज प्रेशियस एज गोल्ड, ठीक है। तो एरर क्या होगा, ए पार्ट में मार्क करेंगे, ठीक है, या फिर सुपरलेटिव डिग्री में ला दो, द गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस मेटल। अब हमें पूरा तो नहीं चेंज कर सकते ना, तो नो के साथ में अदर लगा देंगे। ऐसा क्यों किया,
क्योंकि जो मेटल है ना, मेटल जो दूसरे मेटल से तुलना की जा रही है किसकी, गोल्ड की, तो गोल्ड अपने आप में मेटल है, लेकिन किसी और मेटल से तुलना की जा रही है तो उसको अलग करेंगे ना, तो नो के साथ में अदर, नो के साथ में अदर लगा दो, एनी हो तो एनी के साथ में अदर लगा दो, अगर सेम सेम कैटेगरी हो तो, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज सुपीरियर, सुपीरियर के साथ टू लगता है, इंफीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में हमेशा टू लगता है। जैसे हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, शी इज टॉलर देन नेहा, ठीक है, शी जो है वो नेहा से बड़ी है, तो हमने क्या किया, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया और कंजंक्शन क्या यूज की, देन। अब प्रॉब्लम ये कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्रेफर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ठीक है, इन सब के साथ में देन नहीं लगता, क्या लगता है, टू लगता है। तो शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज सुपीरियर टू ऑल इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। तो देखो शेक्सपियर को ना ऐसा रिगार्ड किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो एज सुपीरियर है टू ऑल इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, बाकी सारे जो इंग्लिश के ड्रामेटिस्ट हैं, ठीक है ना, उनसे वो सुपीरियर था। तो अगर वो उनसे सुपीरियर था तो यहाँ पे लगा दो ऑल अदर, ऑल अदर एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना, तो शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज सुपीरियर टू एनी अदर कर लो, एनी अदर कर लो, एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, सी पार्ट में एरर मार्क करेंगे, समझ में आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, इसको अच्छे से करना, पेपर में रिपीट होता है ना। ये देखो एसएससी एमटीएस में 2024 का ही क्वेश्चन है, इसको करना अच्छे से। ये देखो इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, नो एनिमल, एनिमल की तुलना की जा रही है, इज एज फास्ट एज, किससे, चीता से। तो चीता भी अपने आप में एनिमल है ना, तो इसका मतलब किसी और एनिमल से तुलना करने के लिए क्या लगाएंगे, नो अदर, नो अदर एनिमल इज एज फास्ट एज द चीता, ठीक है। तो नो के साथ में नो आ जाए, एनी आ जाए, और सेम कैटेगरी से तुलना की जाए तो नो के साथ में अदर, एनी के साथ में भी अदर का यूज करते हैं, ये चीजें याद कर लो। विराट कोहली इज क्या, मोर कंसिस्टेंट देन, अब देखो देन था, कंपैरेटिव डिग्री का कंजंक्शन था, है कि नहीं, तो ये हमारा कंजंक्शन है, कंजंक्शन से पहले मतलब कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, हमारी कंपैरेटिव डिग्री आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। विराट कोहली इज मोर कंसिस्टेंट देन एवरी इंडियन बैट्समैन इन रिसेंट ईयर देन एनी अदर, देन एनी अदर इंडियन बैट्समैन इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरी नहीं आएगा, देन एनी अदर, क्योंकि देन के बाद में एनी अदर लगाओगे या फिर नो अदर लगाओगे, तो बहुत बार बता दिया मैंने आपको, ठीक है। देन के केस में अदर ही लगता है, नो अदर, देन एनी अदर, इस तरह से, ठीक है। एवरी नहीं होता, एवरी इंडियन बैट्समैन ही, विराट कोहली इज मोर कंसिस्टेंट देन एनी अदर इंडियन बैट्समैन इन रिसेंट ईयर्स। तो सी पार्ट में एरर मार्क करेंगे। ये देखो इसी रूल पे देखो, ये एसएससी सीपीओ का है 2024 का क्वेश्चन, इसको देखिए। दिस बुक हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो भी सिंगुलर, इज मोर इन्फॉर्मेटिव, जो ये बुक है ना ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्या, देन आ गया, देन हमारा कंजंक्शन है, एक ऐसा कंजंक्शन है जो कंपैरेटिव डिग्री बताता है, तो डिग्री हमारी आ गई, कंपैरेटिव डिग्री आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। दिस बुक इज मोर इन्फॉर्मेटिव देन ऑल द बुक्स इन हमारी प्रपोजिशन इन द लाइब्रेरी, देन ऑल अदर बुक्स कर लो, या देन any other books, या फिर ऐसे कर लो, then all other books in the library, ठीक है, द भी हटा दो, then any other books in the library। तो सी पार्ट में एरर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दो जब चीजों का कंपैरिजन होगा ना और दोनों ही चीजें सेम कैटेगरी की होंगी ना, तो नो या फिर ऑल, ठीक है, या फिर एनी के साथ में अदर लगा दो, दैट्स इट। मतलब कहने का अलग है, उस चीज को एक्सक्लूड करें, अलग करेंगे तभी तो कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। नो स्टूडेंट का कंपैरिजन है, इज एज इंटेलिजेंट एज राम भी तो एक स्टूडेंट रहा होगा इन द क्लास में ना, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और कह राम जितना इंटेलिजेंट है, तो राम को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, नो अदर, नो के साथ में क्या लगा देंगे, अदर, नो अदर। तो ए पार्ट में रखा है, ये आपका CHSL का था, 2024 का एक क्वेश्चन था, ठीक है। और देख लीजिए इस पे, चलिए रूल नंबर 15 क्या बोलता है, देखो, डोंट यूज मोर विद कंपैरेटिव डिग्री adjectives and most with superlative degree adjectives। क्या कह रहा है, देखो जब भी हम कोई कंपैरिजन करते हैं ना, इस रूल को समझने से पहले 2-3 चीजें सीखो। मैं बोलूं कि कोई इंसान टॉल है, किसी क्वालिटी होती है ना, जैसे मेरी क्वालिटी है, हमारी खुद की जो क्वालिटी होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होती है। मैं ये नहीं बोलूंगी आई एम टॉलर, अरे मैं टॉलर हूँ किससे, मेरा कंपैरिजन थोड़ी ना हो रहा है, राइट। तो खुद की जो क्वालिटी होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होती है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कभी नहीं होगी।
पहले तो ये ध्यान रखना, आई एम टॉल, आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है, आई एम ब्यूटीफुल, इस तरह से, ठीक है, आई एम स्मार्ट, इस तरह से, तो पॉजिटिव डिग्री है सारी की सारी। जब मेरा कंपैरिजन किसी और इंसान के साथ में होगा तो डिग्री भी चेंज होगी, टॉल का क्या बन जाएगा टॉलर, और कंजंक्शन क्या लग जाएगा देन। समझ पा रहे हो क्या? एक तो मैं लिखूं आई एम टॉल, ठीक है, अभी लिख दूं आई एम सेकेंड क्वेश्चन लिख रही हूँ, आई एम टॉलर देन नेहा, मैं नेहा से ज्यादा बड़ी हूँ, ठीक है, मेरी हाइट नेहा से ज्यादा बड़ी है, तो नेहा के साथ में कंपैरिजन हुआ, यहाँ तो कंपैरिजन किसी के साथ नहीं था, तो पॉजिटिव डिग्री। अब डिग्री को चेंज किया, कंपैरेटिव डिग्री में लेके आए, कंजंक्शन देन लगाया, क्यों किया भाई? क्योंकि आई का कंपैरिजन किससे हो रहा है? नेहा से। जब मेरी तुलना किसी और से होगी तो मेरी तुलना थोड़ी ना होगी, मेरी क्वालिटी की तुलना होगी ना, तो मेरी जो पॉजिटिव क्वालिटी थी वो कन्वर्ट किस में हुई? कंपैरेटिव डिग्री में। और जैसे ही हमने कंपैरेटिव डिग्री लगाई तो देन कंजंक्शन लगाते हैं, क्योंकि कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। अब मैं अगर ये बोलूं कि मैं नेहा से, मैं बोलूँ कि मैं क्लास में सबसे बड़ी हूँ, मैं पूरे टाउन में सबसे बड़ी हूँ, मैं पूरी कॉलोनी में सबसे बड़ी हूँ, ठीक है, तो कहने का मतलब जब पूरी टाउन में आप सबसे बड़े हो, जब आप पूरी कॉलोनी में सबसे बड़े हो, ठीक है, जब आप पूरे सिटी में सबसे बड़े हो, ठीक है ना, तो उस केस में क्या लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। क्या लगाते हैं? जब आपके लगे ना इन द कॉलोनी, इन द टाउन, इन द सिटी, इन द कंट्री, सच हो ना, तो इस केस में हम क्या लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। आई एम द टॉलेस्ट इन माई कॉलोनी, I am the tallest girl in my colony, I am the tallest one in my society, I am the tallest one in my city, इस तरह से, ठीक है, पूरी सिटी में मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरा कंपैरिजन किसी और से हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री और देन कंजंक्शन, आई एम टॉलर देन नेहा, मैं टॉल हूँ, आई एम टॉल, मैं पूरी सिटी में सबसे बड़ी हूँ, मैं पूरी टाउन में सबसे बड़ी हूँ, मैं पूरी एरिया में सबसे बड़ी हूँ, तो टॉलेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आई? तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये तो सुना है कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी इसमें एरर आते हैं कि जैसे मान लो मैं अगर ये लिखूं आई एम मोर टॉलर देन नेहा, मैंने ये लिख दिया, मैं नेहा से ज्यादा बड़ी हूं, तो ये क्वेश्चन क्या एरर में मार्क होगा ना, क्योंकि देखो देन तो कंजंक्शन हमने सही लगाया, क्योंकि मेरी तुलना किससे हो रही है? नेहा से। अब तुलना के लिए आपने क्या लगा दिया? कंपैरेटिव डिग्री लगा तो दी, इससे पहले मोर क्यों लगाया? मतलब डबल कंपैरिजन कर दिया ना, तो गलत हो गया ना। हाँ, अगर मैं ये लिखूं ब्यूटीफुल देन नेहा, मैं नेहा से ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ मान लो, ऐसा कर दिया, तो मेरा कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? नेहा के साथ में। कंजंक्शन तो लगेगा, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। ब्यूटीफुल तो आपकी क्या पॉजिटिव डिग्री होती है, अब ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल तो नहीं होता, तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री बनती ही नहीं, जैसे टॉल का टॉलर, ठीक है ना, स्मार्ट का स्मार्टर, एक्टिव का एक्टिवर, इस तरह से, तो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं बनता। तो कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जिनका आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाते, तो उसकी पहले हम क्या लगा देंगे? प्रीफिक्स क्या कर देंगे? मोर। आई एम मोर ब्यूटीफुल, मैं ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, किससे? नेहा से। अगर मैं ये लिख दूं आई एम मोर टॉलर, तो टॉलर तो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, उसके पहले एक और मोर लगा दिया, तो दो कंपैरेटिव डिग्री साथ में नहीं लगाते, ठीक है ना, ये एक तो रूल है। वैसे ही आप मतलब सुपरलेटिव डिग्री का समझ लो, कोई इंसान मान लो बहुत ज्यादा मतलब स्मार्ट है ना, तो ही इज द स्मार्टेस्ट इन द टाउन, अब ये बोल ही इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन इन द टाउन, तो गलत हो जाएगा ना, स्मार्टेस्ट ऑलरेडी आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, फिर मोस्ट लगा दिया तो डबल आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो गलत हो जाते हैं वाले क्वेश्चन। समझ पा रहे हो? तो जिनकी डिग्री बनती है ना तो उनकी डिग्री बना दो, जिनकी नहीं बनती उसके आगे मोड लगा दो या मोस्ट लगा दो। कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो मोड लगा दो, सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो मोस्ट लगा दो, ठीक है। और जो बनती हो तो उसमें ईएसटी लगा दो, ही इज द टॉलेस्ट, है ना, बॉय इन आवर कॉलोनी। समझ पा रहे हो क्या? ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय इन अवर कॉलोनी, गलत हो जाएगा, क्योंकि टॉल का टॉलेस्ट बना तो दिया, तो मोस्ट क्यों लगाया, फिर वो गलत हो जाएगा। इस तरह के एरर आते हैं, ये थोड़ा ध्यान कर लेना, ठीक है। अभी इन क्वेश्चंस पे आओ, इन क्वेश्चंस को देखो। द न्यू हाईवे, जो न्यू हाईवे है, क्या हाईवे सिंगुलर था तो वो भी सिंगुलर, इज मच मोर लॉन्गर। अभी देखो लॉन्ग का लॉन्गर हो सकता है ना, तो मोर नहीं लगाएंगे। समझ पा रहे हो? मच लॉन्गर लगा दो, फार लॉन्गर लगा दो, ये सही है, मच लॉन्गर लगा दो। कंपैरेटिव डिग्री से पहले ना एक और कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड नहीं आता, मोर नहीं आएगा। हाँ, आप मच लगा दो, आप फार लगा दो, ये सब सही है, ये चलेगा। समझ पा रहे हो? द न्यू हाईवे इज मच लॉन्गर या फार लॉन्गर देन, हमारा कंजंक्शन आ गया कंपैरेटिव डिग्री, किससे कंपैरिजन किया जा रहा है? द ओल्ड रूट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरर होगा मोर में। मोर क्यों कटा? क्योंकि ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है आपकी, ठीक है। एक और कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो गलत हो गया। हाँ, मच क्यों लगाया? मच लगा सकते हैं, ठीक है। द न्यू हाईवे इज मच लॉन्गर या फार लॉन्गर देन ओल्ड रूट, मच लगा दो, फार लगा दो, ये चलेगा।
कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच या फार लगा दो, सही है, लेकिन मोर नहीं लगाएंगे क्योंकि मोर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री होती है। देखो दूसरा, अमंग ऑल कंटेस्टेंट्स, जो सारे के सारे कंटेस्टेंट्स है, शी प्रूव्ड, उसने प्रूव किया टू बी द मोस्ट स्मार्टेस्ट। देखो स्मार्टेस्ट आपकी क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई कि नहीं हो गई, ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, एक और आपने लगा दी तो गलत हो गया, है ना। अमंग ऑल द कंटेस्टेंट्स शी प्रूव्ड टू बी द स्मार्टेस्ट पार्टिसिपेंट, ठीक है, वो स्मार्टेस्ट पार्टिसिपेंट प्रूव हुई, तो मोस्ट हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो ये चीजें लर्न कर लेना, क्या कंपैरेटिव डिग्री अगर ऑलरेडी बनी हुई है ईआर वाली तो उससे पहले हम मोर नहीं लगाते, ठीक है, और अगर सुपरलेटिव डिग्री बनी हुई है ऑलरेडी ईएसटी से तो हम उसके पहले मोस्ट नहीं लगाते, ठीक है, ये चीजें ध्यान कर लेना। हाँ, कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम मच का या फिर फार का ना, मच या फिर फार का यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब इस पे ना क्वेश्चन आए हुए हैं, ये किसका है, एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ही इज मोर स्ट्रॉन्गर, अब स्ट्रॉन्ग तो क्या होता है, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं स्ट्रॉन्ग हूं, मेरी क्या है पॉजिटिव डिग्री, और कंपैरेटिव नाना होगा तो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्गर, भाई मेरी तुलना किसी और से की जा रही है, कंपैरेटिव डिग्री हो गई, तो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है और कंजंक्शन क्या लगा, देन लगा, तो मोर नहीं लगेगा, ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिज एल्डर ब्रदर, तो कितना इजी क्वेश्चन था ना, तो मोर हटा देंगे, ए पार्ट में एरर मार्क करेंगे। एसएससी सीएचएसएल का है 2024 का, ठीक है। दिस रोड इज मच मोर लॉन्गर देन द प्रीवियस वन, ठीक है, तो लॉन्गर हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, डिग्री के लिए देन कंजंक्शन आया, मोर हटा देंगे, दिस रोड इज मच या फिर लगा दो फार, फार लॉन्गर देन द प्रीवियस वन। कंजंक्शन देन भी चेक करना, कभी कभी पेपर में ना देन टाइम वाला आ जाता है, जो टाइम वाला होता है ना, देन ये टाइम को बताने वाला होता है, ठीक है ना, ये तुम्हारी एडवर्ब है समय को बताने वाली, और ये हमारा क्या कंजंक्शन, जो कंपैरेटिव डिग्री में काम आता है, तो THAN होता है, ये ध्यान रखना, तो एरर होगा बी पार्ट में मोर, ठीक है, बी पार्ट में एरर मार्क करेंगे। बस अभी लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लो, ये हमारा है एसएससी एमटीएस 2024 का ना, 24 में आया एमटीएस का, ही इज मोस्ट टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब ये क्वेश्चन है मैं आपके लिए होमवर्क पे छोड़ रही हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, आपने इस तरह के क्वेश्चन सारे कर लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सो आज बस इतना ही करेंगे, आगे की सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी, तो जो भी स्टूडेंट इस सीरीज को देख रहे हैं ना, बस उनके लिए इतना ही है कि अगर ये क्लास आपको फ्रूटफुल लग रही है, अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे रूल्स आपको समझ में आ रहा है, तो आप सेशन को लाइक करिए एंड कमेंट, है ना, कमेंट्स भी करिए, और ये छोटा सा होमवर्क दिया, इसका आंसर मुझे बताना कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। सो आज इतना ही करता, थैंक यू।